दिल्ली के होटल में बैठा एक नाइजीरिया का काला हबशी बूढ़ा हबशी जो लड़की भेजने वाले दलालों पर चीख रहा था और चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मुझे लड़की चाहिए, लेकिन कोई भी दलाल उसे लड़की देने के लिए तैयार नहीं था। अब वो परेशान हो जाता है और परेशान हो जाने के बाद वो होटल से बाहर आता है। होटल से बाहर आने के बाद उसके दिमाग में एक बात गूंजती है, और जब वो बात गूंजती है तो वो एक ऑटो वालों को रुकवाता है। ऑटो वालों को रुकवाने के बाद वो उससे पूछता है कि भाई मुझे किसी एक लड़की की ज़रूरत है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर रात गुजारने के लिए लड़की कहाँ मिल सकती है। तो वो ऑटो वाले जो होता है वो बताता है कि आपको यहाँ पर रात गुजारने के लिए लड़की जीबी रोड पर मिलेगी, मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूंगा। तो उस पर बैठ जाता है वो हबशी जो होता है काला, और वहाँ पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर जीबी रोड पर पहुँचने के बाद वो उस एरिया की रैगिंग करने लगता है। वो जैसे ही वो रैगिंग करने लगता है तभी उसके पास एक दलाल आता है। दलाल आता है और कहता है कि मेरे पास मेरे कोठे पर नई नई लड़कियाँ आई हैं, क्या तुम उनके साथ रात गुजारना चाहोगे। तो काला हबशी जो होता है वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो आया हूँ और मैं यहीं पर यूं ही खड़ा हूँ। वो दलाल जो होता है उसे कोठे पर ले जाता है। वो कोठे पर ले जाने के बाद वो उसके सामने 10 लड़कियों को खड़ा कर देता है। पहले उससे पैसे ले लेता है और पैसों की बात कर लेता है और फिर उसे लड़कियां दिखाता है। वो लड़की उन 10 लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम शिल्पा होता है उसे पसंद कर लेता है। पसंद करने के बाद वो उसे अंदर कमरे में ले जाता है, और अंदर कमरे में ले जाने के बाद वे सही से शारीरिक संबंध बना रहे थे आराम से। लेकिन कुछ देर बाद ही वो काला हबशी बूढ़ा हबशी जो होता है वो इतना भयानक रूप ले लेता है कि उस लड़की ने सोचा नहीं था कि ये ऐसा भी करेगा। वो उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था। वो लड़की जो होती है वो चीख रही थी और चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो काला हबशी जो होता है उसकी एक बात नहीं सुनता। वो इस लड़की की इतनी बुरी हालत कर देता है। लेकिन जब इस लड़की की इतनी बुरी हालत करता है तो इस नाइजीरिया हबशी के साथ कुछ ऐसा होता है कि इसने कभी नहीं सोचा होगा। इसकी रूह कांप जाती है जो इसके साथ बाद में होता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है। 19 अगस्त सन 2013 पश्चिम बंगाल का एक जिला लगता है जिसका नाम संसोद है। संसोद का एक कस्बा है जिसका नाम पाटन है। पाटन में ही 19 अगस्त सन 2013 को बहुत चहल पहल थी उस दिन, क्योंकि सुपुत्र मुखर्जी की बेटे की शादी थी। उनकी लड़की की बारात आने वाली थी। वो अपनी बेटी की जो शादी करता है वो बड़ी ही धूमधाम से करता है और अच्छे से करता है। और उसे सुबह के टाइम विदा करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, वो भी अपने घर आ जाता है। ये सुपुत्र मुखर्जी जो था ये बैंक में एक कर्मचारी था सरकारी, और उसका जो नाम आता था वो संपन्न परिवारों में आता था क्योंकि इसके पास बहुत सारी जमीन थी। ये एक अमीरों में गिना जाता था। और इसकी जो बेटी थी, 2 बेटियां थी इसकी, जिसकी एक नाम पिपाली था जिसकी अभी शादी की है, और एक का नाम अनन्या था और इसकी पत्नी थी। कुल मिलाकर ये घर में अब सदस्य 4 बचते हैं क्योंकि इसने एक की शादी कर चुका था। अब अनन्या जो होती है ग्रेजुएशन कर रही होती है पास के ही कॉलेज से, और शतरंज की भी तैयारी कर रही होती है क्योंकि शतरंज खेलने में माहिर होती है। लेकिन जैसे ही कॉलेज जाती थी तो इसे एक टैक्सी वाला लेने आता था। वो टैक्सी वाले से लगभग 6 महीने से लेने आ रहा था। जो अनन्या होती है उस टैक्सी वाले के ही साथ जाती थी, जिस टैक्सी वाले का नाम गोलू होता है। गोलू जो होता है एक नवयुवक लड़का होता है, इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है। अब इसके ही साथ जाती थी और इसके ही साथ आती थी। लेकिन ये जो अनन्या होती है इसे गोलू से प्यार हो जाता है, और जब गोलू से प्यार हो जाता है तो अनन्या जो होती है इससे इज़हार कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये गोलू जो होता है कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पाया क्योंकि तुम एक बड़े घर की हो और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। अब इन दोनों के बीच प्यार का इजहार हो जाता है और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ बाहर जाने लगते हैं, मूवी देखने जाने लगते हैं। अब जो अनन्या होती है कॉलेज कम जाया करती थी, इसके साथ ज़्यादा घूमा करती थी। अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब इसके ही साथ रहा करती थी। अब ऐसे ही समय बीत जाता है और समय बीतने के साथ साथ 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल ये अनन्या की जो ग्रेजुएशन होती है वो पूरी हो जाती है। अब जो ये अनन्या होती है गोलू से नहीं मिल पाती है, लेकिन एक दिन ये अपनी माँ से जाकर कहती है कि माँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो सोचने लगती है कि ये तू क्या कह रही है, क्या हमारी इज्जत गवाएगी या फिर हमारी नाक कटवाएगी। और तुझे पता नहीं है आजकल का माहौल कैसा हो रहा है, ये सब सही नहीं है, ये अभी नया नया शुरू हुआ है तुम्हारा इसलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन जो उसकी लड़की होती है अनन्या वो इस चीज़ को नहीं समझती है। उसकी माँ जो होती है उसे बहुत डांटती है और डांट फटकाकर उसे कमरे में भेज देती है। अनन्या जो होती है कमरे में जाने के बाद वो अपने कमरे की कुंडी लगा लेती है। अब अनन्या के जैसे ही पिताजी आते हैं वो अनन्या को पूछते हैं कि कहाँ पर है। उसकी माँ जो होती है वो बताती है कि वो ऐसे ऐसे किसी से प्यार करती है और उसे शादी करने के लिए कह रही है। अब जो अनन्या के पिताजी होते हैं वे सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी किसी से प्यार करती है, आखिरकार है तो हमारी ही बेटी,
क्यों ना हम उस लड़के को एक बार देख ले जिससे वो प्यार करती है। अभी अनन्या के पास जाते हैं और गेट खुलवाते हैं। गेट खुलवाने के बाद उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन उस लड़के से हमें पहले मिलवाओ। अब अनन्या जो होती है वो खुश हो जाती है, और खुश हो जाने के बाद वो गोलू को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं और वे शादी के लिए मान गए हैं, तुम मेरे घर आ जाओ। अभी गोलू जो होता है आनाकानी करने लगता है, लेकिन अनन्या से ज़बरदस्ती करके अपने घर बुला लेती है। और घर बुलाने के बाद इसके पिताजी जो होते हैं जब इससे पूछते हैं कि तुम करते क्या हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, तुम्हारे परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। अभी गोलू जो होता है उनका एक भी बात का सीधा जवाब नहीं देता है। अब इसके पिताजी जो होते हैं वे सोचते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन वे फिर भी कहते हैं कि ठीक है, हम अपनी बेटी की तुमसे शादी करवा देंगे। लेकिन इधर जो ये अनन्या के पिताजी थे सुब्रत मुखर्जी, ये इसकी जांच पड़ताल अपने सोर्स से भी करवा रहे थे, ये इसके बारे में जानकारी निकाल रहे थे। इसकी जानकारी में आता है कि गोलू जो है इसका नाम छोटे मोटे अपराधों में भी आ चुका है, ये कई बार जेल भी जा चुका है। जब सुब्रत मुखर्जी ये बात सुनते हैं तो शादी के लिए इनकार कर देते हैं और अपनी बेटी से जाकर बताते हैं कि गोलू का छोटे मोटे अपराधों में भी नाम आया हुआ है और वो जेल काट कर आया है, मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। अनन्या जब इस बात को सुनती है तो गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि पापा मैं शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी। लेकिन उसके पिता जो होते हैं वे साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी कहीं भी करवा सकता हूँ, लेकिन उससे नहीं करवाऊंगा। अब जो अनन्या होती है गोलू से बताती है तो गोलू जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब गोलू जो होता है कहता है कि ठीक है, हम दोनों भाग चलते हैं और दिल्ली में हमारा एक दोस्त है उनके साथ रह लेंगे। तो अनन्या जो होती है इस चीज़ के लिए मान जाती है। अब वो गोलू के साथ भाग कर दिल्ली आ जाती है और दिल्ली में आकर ये किराए का कमरा लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं, क्योंकि इनका दोस्त होता है वो हेल्प करता है यानी किराए का कमरा दिलाने में, वो उन्हें अपने पास नहीं रखता। अब ये दोनों रहने लगते हैं और सही से रह रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। अब अनन्या जो होती है कहती है कि अब हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ऐसे हमें रहना नहीं चाहिए। गोलू जो होता है कहता है कि हम जा ही कहाँ रहे हैं, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। ये कोर्ट मैरिज के लिए भी आनाकानी करने लगता है, लेकिन ये जो अनन्या होती है इससे हर रोज़ कहा करती थी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और समय बीतने के साथ साथ ये अच्छे संबंध से इनके जो संबंध होते हैं बुरे बनने तैयार हो जाते हैं। अब अनन्या जो होती है इससे कहती है कि ना ही तुम मुझसे शादी कर रहे हो, ना ही तुम अच्छे से कोई बना रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग क्या होगी हमारी। लेकिन जो गोलू होता है इसे फ्यूचर बनाना ही नहीं था। अब इनके पैसे भी खत्म होने लगते हैं। जब पैसे खत्म होने लगते हैं तो अनन्या और गोलू के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। गोलू कहता है कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ, अनन्या कहती है कि तुम कमा कर लेकर आओ, लेकिन गोलू जो होता है इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता और वो जो अनन्या अपने घर से पैसे लेकर आई थी उस पर ही अपनी ऐश कर रहा था। अब अनन्या जो होती है उसके साथ हर रोज़ लड़ाइयाँ करती है। हर रोज़ जब लड़ाई करती है तो ऐसे ही समय बीत जाता है और समय बीतने के साथ साथ गोलू जो होता है इससे बहुत परेशान हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं इसका करूँ तो करूँ क्या, ये मुझे बहुत परेशान करती है। तभी वो अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा होता है। जब वो पार्टी कर रहा होता है तो अपने दोस्त से बताता है ड्रिंक करने के बाद कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, ये अनन्या जो है मेरा पूरे दिन सर खाती है, मेरा दिमाग खाती है, मुझे कुछ आइडिया बता कि मैं इससे छुटकारा पा लूँ, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। अब जिसका दोस्त जो होता है कहता है कि यार तुझे छुटकारा पाना ही है तो कुछ ऐसा पा कि तुझे भी बदले में कुछ मिले। तो जो ये गोलू होता है कहता है कि अरे यार ऐसी कैसी बात कर रहा है, मुझे इसके बदले ही क्या मिलेगा। तो जो इसका दोस्त होता है गोलू का, ये बताता है कि जीबी रोड पर जो लड़कियां होती हैं वे बेच दी जाती हैं, तुम वहाँ पर जाकर दलालों से बात कर सकते हो, उन्हें ये जो अनन्या है इसे बेच सकते हो, उसमें तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, बहुत सारा पैसा देंगे उसके बदले। अब जब गोलू इस बात को सुनता है तो शौक हो जाता है और वो खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं रहता, उसे पार्टी देता है अपने दोस्त को और कहता है कि यार तूने क्या ज़बरदस्त आइडिया बताया है, मुझे इस लड़की से छुटकारा भी मिल जाएगा और मुझे बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। अब वो ये गोलू जो होता है घर जाता है, घर जाने के बाद ये अनन्या से कहता है कि चलो आज हम घूमने चल रहे हैं। अनन्या जो होती है इसके साथ तैयार हो जाती है घूमने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं दिल्ली। अब दिल्ली के जाने के बाद ये अनन्या को जीबी रोड पर एक दलाल को भेज देता है। अनन्या जो होती है वो चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन ये इसकी एक भी पुकार नहीं सुनता। वो दलाल जो होता है उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि ठीक है, आज से तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही हमारा तुमसे कोई रिश्ता है, ये आज से हमारी हुई। तो गोलू जो होता है वो कहता है कि इसे तुम ही रखो, इसने मेरा सर खा लिया था। अब गोलू जो होता है वो अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसके साथ रहने लगता है। इधर दलाल जो होता है उसको अनन्या को अपने कोठे पर ले जाता है। कोठे पर ले जाने के बाद वो उससे जिस्म फरोशी का काम करवाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें यही काम करना होगा,
लेकिन अनन्या जो होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ये काम नहीं करूंगी। दलाल जो होता है वो कहता है कि मरोगी तो तुम नहीं, लेकिन ये काम जरूर करोगी। अनन्या जो होती है वो हर दिन यहाँ पर रोती थी और गाती थी और बिलखती थी और कहती थी कि मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। उधर इसके जो माँ बाप होते हैं वे रिपोर्ट लिखवाते हैं गोलू के नाम की और कहते हैं कि वो मेरी बेटी का अपहरण करके ले गया। पुलिस वाले जो होते हैं इसे गोलू को ढूंढने में लगे हुए थे। इधर जो अनन्या होती है इधर बहुत परेशान थी। कोठे का जो मालिक था वो उसे कह रहा था कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, लेकिन अनन्या लगातार मना कर रही थी। उसके साथ वहाँ पर रोज अत्याचार होता, उसे रोज पिटाई लगती, लेकिन वो अनन्या इस चीज के लिए तैयार नहीं होती। अब एक दिन नाइजीरिया का एक बूढ़ा काला हब्सी आता है और काला हब्सी आता है तो जो मैनेजर होता है, मालिक की होता है वहाँ का, वो उसे कहता है कि तुम इसके साथ जबरदस्ती संबंध बना सकते हो। तो नाइजीरिया का जो काला हब्सी बूढ़ा होता है वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं इसके साथ जबरदस्ती संबंध बना सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम इसे ले जाओ और इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाओ। अब उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाता है अनन्या को। कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अनन्या जो होती है वो उसका लगातार विरोध करती है और कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब ऐसे ही जो काला हब्सी बूढ़ा होता है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को जाता है तो अनन्या जो होती है उसमें जोरदार का एक थप्पड़ मार देती है। जब काले हब्सी को एक थप्पड़ पड़ता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आ जाने के बाद वो उसमें बहुत पिटाई लगाता है और इतनी पिटाई लगाता है कि उसकी जो हालत होती है बहुत ही खराब हो जाती है। और पिटाई लगाने के बाद वो उसके साथ जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने की तैयारी कर रहा था तभी पता चलता है कि कोठे पर पुलिस वालों ने छापा मार दिया। अब अनफानन में वो काला हब्सी भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। अब पुलिस वालों के साथ जब अनन्या देखती है कि उसके माता पिता भी है और गोलू भी है, अनन्या जो होती है उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। वो उठकर जाती है और अपने पैरों से सैंडल निकालती है और सैंडल निकालने के बाद वो गोलू के मुंह पर मारती है और जब तक मारती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ये सब कुछ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे एक कोठे पर भेज दिया, ना ही तुमने मुझसे शादी की। उसके माँ बाप जो होते हैं इस चीज़ को देख रहे होते हैं, वे उसे गले से लगा लेते हैं क्योंकि जो बंगाल की पुलिस थी इन्हें पता लगता है कि गोलू ने जो था ये फ़ोन बंद करके रखता है। अब इसे बेचने के बाद अनन्या को अपना फ़ोन ऑन कर लेता है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इसका जो फ़ोन है वो सर्वे लाइन पर गिरा हुआ है, मतलब कि इसका फ़ोन ट्रेस हो रहा है और बंगाल की जो पुलिस है उसका फ़ोन ट्रेस कर रही है। तभी बंगाल की पुलिस जब इसका फ़ोन देखती है कि दिल्ली में खुला हुआ है और इस जगह पर ऑन हुआ है तो बंगाल की जो पुलिस होती है वो दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद वो गोलू के पास जाती है। गोलू के पास जाने के बाद उससे पूछती है कि अनन्या कहाँ है। गोलू बताता है कि मैंने उसे जीबी रोड पर भेज दिया है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि कहाँ पर बेचा और किसको बेचा है। तो गोलू जो होता है उन्हें उस जगह पर ले जाता है। जब उन्हें जगह पर ले जाता है तो वहाँ पर जो काला हब्सी होता है वो अनन्या के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। तो उसके माता पिता इस बात को सुनते हैं कि उनकी बेटी एक कोठे पर भेज दी गई, जो हमारी महलों में रहती थी वो एक लड़के के साथ आकर ऐसी कर दी गई। तो उनकी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले भी हैरान थे, सोचने को मजबूर थे कि जो लड़का है जो इससे प्यार करता था गोलू, तो इसने इसके साथ ऐसा कैसे कर दिया, इसे कोठे पर कैसे भेज दिया। उसके माँ बाप ने उसे पहले ही समझाया था कि बेटी ये लड़का सही नहीं है, इसका छोटे मोटे अपराधों में नाम आया हुआ है और शायद ये तुम्हें खुश नहीं रखेगा। लेकिन अनन्या जो होती है वो रट लगाकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं शादी करूंगी तो गोलू से ही करूंगी। जब गोलू से जीबी रोड पर भेज देता है तो काला हब्सी जो होता है नाइजीरिया का, और ये आज से पहले भी यहाँ पर कई बार लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था, उनके साथ बहुत गलत कर चुका था और उनकी बहुत बुरी हालत कर चुका था। पुलिस वाले उसे भी पकड़ लेते हैं, उसे पकड़ने के बाद जेल ले जाते हैं। वहाँ पर कोठे का मालिक होता है, फिर जो भी उनसे कॉन्टैक्ट होते हैं, उनके टच में होते हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अनन्या जो होती है अपने घर आ जाती है। अनन्या जो होती है प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे सही गलत दिखता ही नहीं है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर एक ऐसे इंसान पर भरोसा करती है जिसका छोटे मोटे अपराधों में नाम भी आ चुका था। अब अनन्या जो होती है अपने माँ बाप के साथ आराम से रह रही होती है और हंसी खुशी रह रही होती है और अपने माता पिता से वादा करती है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।